डिस्कवरी क्लासेस में एचआर सर आप लोगों का फिर से हार्दिक अभिनंदन करता है, वेलकम करता है और स्वागत करता है। डियर स्टूडेंट्स, एनसीईआरटी की बुक्स में से ही आपकी नीट की एग्जामिनेशन में या फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड जो भी एग्जामिनेशन है उसमें एनसीईआरटी की बुक्स में से ही प्रश्न पूछे जाते हैं, सबको पता है। लेकिन फिर भी हम न जाने क्यों इंस्टीट्यूट के नोट्स में विश्वास कर लेते हैं, एनसीईआरटी में जिसके ऊपर विश्वास करना चाहिए उसके ऊपर विश्वास नहीं करते हैं और इसलिए हमारे को सफलता क्या है 1, 2, 3, 4 सालों में प्राप्त होती है। अगर फर्स्ट साल में फर्स्ट ईयर में ही आपको सक्सेस प्राप्त करना है तो एनसीईआरटी की बुक्स रीड करें, लाइन टू लाइन रीड करें, प्रत्येक लाइन में से प्रश्न बनाएं। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम पढ़ाते हैं यहाँ पर एनसीईआरटी लाइन टू लाइन। ठीक है, तो आज का टॉपिक जो है हमारा टॉपिक है अपना यूकैरियोटिक सेल्स। यू का मतलब तुम में, यू का मतलब आप सब में जो दिखाई दे रहे हैं, जिनमें सेल्स जो पाई जाती है वह यूकैरियोटिक सेल्स है। जिसमें खास बात क्या है उनकी हम चर्चा करेंगे। एग्जाम्पल जो आपको पता है कि प्रोटिस्ट्स जो हैं उनमें प्रोटिस्टा, प्लांट, एनिमेलिया, फंजाई और कुछ एल्गी जो होती है उनमें क्या पाए जाते हैं भैया, यूकैरियोटिक सेल्स पाई जाती हैं। सिंपल सी बात है। जो यूकैरियोटिक सेल्स की खास बातें क्या बता रखी है आपकी एनसीईआरटी में, देखिए फर्स्ट जो प्रश्न बनता है यहाँ पर कि इन यूकैरियोटिक सेल्स देयर इज एन एक्सटेंसिव कंपार्टमेंटलाइजेशन ऑफ साइटोप्लाज्म ड्यू टू, मतलब ये कंपार्टमेंटलाइजेशन जो होता है कोशिका द्रव्य का कई कोष्ठकों में बंटना। शेल जो साइटोप्लाज्म है, कोशिका द्रव्य जो है वह कई प्रकार के कंपार्टमेंट में बढ़ जाता है। इसको क्या कहते हैं, कंपार्टमेंटलाइजेशन जो है वो साइटोप्लाज्म किसके कारण होता है, तो आंसर क्या बताएंगे आप, द प्रेजेंसी ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज। ये ध्यान में रखना, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज जो है वह क्या है, प्रोकैरियोटिक या यूकैरियोटिक सेल्स की खास बात है। यूकैरियोटिक सेल्स की खास बात क्या है, इनमें मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेलीज पाए जाते हैं, जिसके कारण जो साइटोप्लाज्म जो है उनमें उसमें कंपार्टमेंटलाइजेशन हो जाता है। ठीक है, किसके कारण, द प्रेजेंसी ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज कैसे, कौन कौन से हैं, जैसे न्यूक्लियस है, माइटोकॉन्ड्रिया है, गोल्जी बॉडी है, क्लोरोप्लास्ट है, ठीक है, लाइसोसोम है। ये सारे क्या हैं, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज हैं। तो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज जो है किसमें पाए जाते हैं, यूकैरियोटिक सेल्स में पाए जाते हैं। ठीक है, प्रोकैरियोटिक सेल्स में जनरली ये एब्सेंट होते हैं। एक और देखिए, यूकैरियोटिक सेल्स जो होती है पजेज एंड ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस, आपको पता है एक संगठित केंद्रक पाया जाता है। ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस का मतलब ये होता है कि जो सेल्स जो होती है उनमें जो न्यूक्लियस पाया जाता है, सेल्स में जो न्यूक्लियस पाया जाता है, क्या पाया जाता है, न्यूक्लियस। सेल में जो न्यूक्लियस पाया जाता है वह न्यूक्लियस चारों तरफ किसके द्वारा बाउंड होता है भाई, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इनमें पाई जाती है। क्या पाई जाती है बच्चा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पाई जाती है। ये देखो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में बना दो इसके चारों तरफ, तो ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इसमें पाई जाती है। तो ऐसी सेल्स जिसमें न्यूक्लियस के चारों तरफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है उनको क्या कहते हैं, ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस। और ऐसी सेल्स को क्या कहते हैं, यूकैरियोटिक सेल्स कहते हैं। ये तो पाए जाते हैं, इसके अलावा क्या पाए जाते हैं बच्चा, आपको सबको पता है, माइटोकॉन्ड्रिया है, लाइसोसोम है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, क्लोरोप्लास्ट है, ये सारे पाए जाते हैं किसमें बच्चा, यूकैरियोटिक सेल्स में पाए जाते हैं। अलग से अपन प्लांट सेल और एनिमल सेल्स के बारे में स्टडी करेंगे, ये ध्यान से सुनते जाइए। एक एक लाइन है, पेज नंबर 129 की बात हम रीड कर रहे हैं, 129। ठीक है, लाइन टू लाइन पूछ ले, कंपार्टमेंटलाइजेशन ऑफ साइटोप्लाज्म इज ड्यू टू, क्या बताएंगे, द प्रेजेंसी ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन कौन सा चुनेंगे, द प्रेजेंसी ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज। दूसरी खास क्या बात है, यूकैरियोटिक सेल्स पजेज ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस। ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस इसमें पाया जाता है, द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन विथ द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, यानी कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इनमें पाई जाती है। नेक्स्ट पेज क्या कहता है, देखिए नेक्स्ट पेज ये कहता है, यूकैरियोटिक सेल्स हैव ए वेराइटी ऑफ कॉम्प्लेक्स लोकोमेट्री एंड साइटोस्केलेटल स्ट्रक्चर। ये खास बात है, ये भी ध्यान में रखेंगे कि ये जो यूकैरियोटिक सेल्स जो होती है उसमें वेराइटी ऑफ कॉम्प्लेक्स लोकोमोटरी एंड साइटोस्केलेटल स्ट्रक्चर भी इनमें पाए जाते हैं। ये भी बात इंपॉर्टेंट है। ये खास बात एक और देखिए, जेनेटिक मटेरियल। जेनेटिक मटेरियल किस फॉर्म में होता है, ऑर्गेनाइज्ड इनटू क्रोमोसोम्स।
गुणसूत्र जो होते हैं उनके रूप में, क्रोमोसोम्स के रूप में जेनेटिक मटेरियल जो होता है वह संगठित होता है, ऑर्गेनाइज्ड होता है। किस रूप में? क्रोमोसोम्स के रूप में होता है। जबकि प्रोकैरियोटिक सेल्स में क्या होता है? ये नेक्ट होता है, ठीक है ना, नेक्ट होता है, सिंगल क्रोमोसोम्स उसमें पाया जाता है। फिर और देखिए ऑल यूकैरियोटिक सेल्स, कई बार सेंटेंस पूछ लेते हैं जो ट्रू और फॉल्स आपसे कैलकुलेट करवाते हैं, फॉल्स सेंटेंस आपको चूज करवाते हैं एग्जाम में, तो ये ध्यान में रखिए, ऑल यूकैरियोटिक सेल आर आइडेंटिकल और नॉट आइडेंटिकल। कौन सा बताएंगे, कौन सा सही आंसर होगा? तो आप देखिए ऑल यूकैरियोटिक सेल्स, सभी यूकैरियोटिक या ससीम केंद्र की कोशिकाएं जो होती हैं आइडेंटिकल नहीं होती हैं, नॉट आइडेंटिकल होती हैं या अनआइडेंटिकल होती है, एक समान नहीं होती है। जैसे प्लांट सेल है, एनिमल सेल्स है, दोनों में क्या होता है बच्चा? डिफरेंस होता है। इसलिए ऑल यूकैरियोटिक सेल्स आर, अगर वहां पर एग्जाम में लिखा हुआ आ जाए आइडेंटिकल, ट्रू और फॉल्स, आपको फॉल्स सेंटेंस ढूंढना हो तो इसी के ऊपर टिक लगा देना। आइडेंटिकल नहीं होती हैं, किस प्रकार की होती हैं भाई? अनआइडेंटिकल, या फिर आप सही टिक क्या होगा? नॉट आइडेंटिकल सही आंसर होगा। इंपॉर्टेंट पर्सन यहां से बनता है, ये क्वेश्चन है। फिर देखिए एग्जांपल क्या होता है? प्लांट सेल एंड एनिमल सेल्स, ये नॉर्मल बात है, प्लांट सेल एंड एनिमल सेल ये नॉर्मल बात है। नेक्स्ट और देखेंगे आप कि प्लांट सेल जो होते हैं उनकी खास बात क्या है? प्लांट सेल में सेल वॉल पाई जाती है, प्लास्टिड पाए जाते हैं और लार्ज सेंट्रल वैक्यूल्स पाई जाती है। क्या क्या पाए जाते हैं भाई? सेल वॉल, प्लास्टिड, लार्ज सेंट्रल वैक्यूल्स। डायग्राम देखेंगे, थोड़ी देर आप रीड कर लीजिए कि सेल वॉल पाई जाती है, प्लास्टिड पाई जाती है, लार्ज सेंट्रल वैक्यूल्स पाई जाती है। किस में पाई जाती है? प्लांट सेल्स में। और ये जो सारी चीजें हैं विच आर एब्सेंट इन एनिमल सेल्स, विच आर एब्सेंट इन एनिमल सेल्स, क्या सेल वॉल एनिमल सेल्स में नहीं पाई जाती है, प्लास्टिड एनिमल सेल्स में नहीं पाए जाते हैं, लार्ज सेंट्रल वैक्यूल्स जो होती है वो एनिमल सेल्स में नहीं पाई जाती है। ये खास बात है, बहुत सारी बातें हैं, डिफरेंस बहुत सारा है, लेकिन याद क्या करेंगे? सिर्फ एनसीईआरटी वाला याद करेंगे। ध्यान रखना इस बात को कि एनिमल सेल्स जो होती हैं उनमें क्या पाया जाता है? सेंट्रियोल्स पाया जाता है, ये एक ही भारी है। एनिमल सेल जो होता है वह उनमें सेंट्रियोल्स पाए जाते हैं, तारक काय पाए जाते हैं, सेंट्रोसोम पाए जाते हैं। जो भी लिखा है सेंट्रियोल्स आ जाए या फिर सेंट्रोसोम आ जाए तो भी लिख देना सेंट्रोसोम, ठीक है। किसमें पाया जाता है? सेंट्रोसोम एनिमल सेल, सेंट्रोसोम एनिमल सेल, सेंट्रोसोम एनिमल सेल, ठीक है। सीए भी आप ध्यान में रखेंगे, सेंट्रोसोम जो होता है वो एनिमल सेल्स में पाया जाता है, ठीक है। अब विच आर एब्सेंट इन ऑलमोस्ट ऑल द प्लांट सेल, जनरली सेंट्रोसोम जो होते हैं वो ऑलमोस्ट ऑल, लगभग सभी प्लांट सेल्स में एब्सेंट होते हैं, नहीं पाए जाते हैं। ये बात हो गई पेज नंबर 129 की, और चालू हो गया बच्चा एक पेज नंबर 130। पेज नंबर 130 की फर्स्ट लाइन में क्या खास बात बता रखी है? सेल मेम्ब्रेन के बारे में बता रखी है। भाई सेल मेम्ब्रेन सब लोग जानते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिज्म है, लिविंग लेयर है किसकी? सेल की। और सेल वॉल जो है वह नॉन लिविंग है, सेल वॉल नॉन लिविंग है, ठीक है। और ये सेल मेम्ब्रेन क्या है? लिविंग लेयर है, ये सबको पता है। देखिए सेल मेम्ब्रेन जो है उसकी खास बात क्या है? डिटेल स्ट्रक्चर वाज स्टडीड आफ्टर एडवेंट ऑफ ई माइक्रोस्कोप, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इन 1950। ये क्या कह रहा है? ये सेंटेंस के रूप में प्रश्न बन सकता है, आप लोगों से पूछ ले कि निम्नलिखित में से गलत सेंटेंस छांटिए। गलत आंसर कौन सी बात निम्नलिखित में जो बात बता रखी है ऑप्शन ए बी सी डी उसमें गलत कौन सी है? तो ये उस समय प्रश्न बन सकता है, तो यहां पर प्रश्न बन सकता है। प्रत्येक लाइन इंपॉर्टेंट है। क्या कह रहा है कि डिटेल स्ट्रक्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन वाज स्टडीड आफ्टर एडवेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इन 1950। नोल एंड रस्का ने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का क्या आविष्कार किया था? किसने? नोल एंड रस्का। कब किया था? इन 1950। तो 1950 में इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के खोज के बाद, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के खोज के बाद सेल मेम्ब्रेन की डिटेल्ड स्ट्रक्चर, एक सही संरचना जो है, डिटेल्ड स्ट्रक्चर जो है वो अपने को मालूम पड़ा था। कब मालूम पड़ा था? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की खोज के बाद। ये सही बात है। नेक्स्ट देखिए पेज नंबर 130। नेक्स्ट क्या कह रहा है
कि केमिकल कॉम्पोजिशन, सेल मेम्ब्रेन जो है उसका केमिकल कॉम्पोजिशन जो है, रासायनिक संगठन जो है किसके आधार पर कैलकुलेट किया गया, तो आप बताएंगे आरबीसी का जो पहले स्टडी की थी आरबीसी की सेल मेम्ब्रेन के आधार पर अपन बताते हैं। ठीक है, तो सेल मेम्ब्रेन जो है उसमें मेनली कंपोज्ड ऑफ, सेल मेम्ब्रेन जो होती है आरबीसी की जब सेल मेम्ब्रेन स्टडी की गई थी उसके आधार पर हम ये बता रहे हैं कि सेल मेम्ब्रेन जो है वो मेनली कंपोज्ड ऑफ लिपिड्स एंड प्रोटीन, मुख्यतः तो लिपिड्स पाए जाते हैं, प्रोटीन्स पाए जाते हैं और इसके अलावा कार्बोहाइड्रेट्स भी होते हैं। इसके अलावा क्या होते हैं बच्चा, कार्बोहाइड्रेट्स भी होते हैं, ये भी ध्यान में रखना। लिपिड्स और प्रोटीन्स तो मेन है और कार्बोहाइड्रेट्स भी क्या पाए जाते हैं, इसमें पाए जाते हैं भाई, कार्बोहाइड्रेट्स भी उपस्थित होते हैं, ये ध्यान में रखना। ठीक है, और खास इंपॉर्टेंट पर्सन यहां से पर्सन बनता है। ठीक है, क्या कि मेजर लिपिड्स आर, जो लिपिड्स हैं अधिकांश लिपिड्स जो होती है ना, जो जिससे सेल मेम्ब्रेन बनी हुई है, प्लाज्मा झिल्ली बनी हुई है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनी हुई है, वो किस रूप में होती हैं, फोस्फोलिपिड्स के रूप में होती हैं। किस प्रकार की होती हैं, फोस्फोलिपिड्स प्रकार की होती हैं। सेल मेम्ब्रेन में जो लिपिड्स हैं मेनली किस रूप में होती है, किस फॉर्म में होती है, किस टाइप की होती हैं, फोस्फोलिपिड्स प्रकार की होती है। किस प्रकार की होती है, फोस्फोलिपिड्स प्रकार की होती है। इंपॉर्टेंट पर्सन है, ये ध्यान में रखना, पर्सन यहां से बनता है और बाइलेयर के रूप में ये अरेंज्ड होती है, अरेंज्ड इन बाइलेयर, अरेंज्ड इन बाइलेयर। और प्रोटीन्स जो होते हैं लिपिड्स के दो, हाँ प्रोटीन्स भी दो प्रकार के होते हैं, आगे बढ़ेंगे अपन। लिपिड्स के दो पार्ट होते हैं, लिपिड्स का जो मॉलिक्यूल्स है उसके दो भागों में अपन डिवाइड करते हैं, एक तो पोलर हेड्स और दूसरा नॉन पोलर टेल। हेड जो होता है वह पोलर होता है इस प्रकार से, ये मान लो ये लिपिड्स का हेड है और ये पोलर होता है और इसके पीछे इस प्रकार देखिए, इस प्रकार ये क्या है, ये तो हेड है। हेड जो होता है ना वो तो पोलर होता है, ठीक है, पोलर हेड्स होते हैं। और ये क्या होता है, नॉन पोलर होता है। क्या होता है, टेल जो होता है ना, इसकी टेल मॉलिक्यूल्स, ये क्या है, लिपिड का मॉलिक्यूल है। हेड तो होता है पोलर हेड्स और नॉन पोलर टेल, ये क्या है, नॉन पोलर टेल है, ध्यान में रखना भाई। हेड जो होगा वह क्या बता रहा है कि हाइड्रोफिलिक होता है। हेड क्या होता है, हाइड्रोफिलिक होता है। और सेल मेम्ब्रेन जो बनती है उसमें हेड जो होगा वह इस प्रकार का स्ट्रक्चर, देखो हेड इस प्रकार से होता है। मैं बता दूं कि ये आउटसाइड, ये हेड और ठीक है, ये एक मॉलिक्यूल हो गया किसका भाई, लिपिड का। लिपिड कौन सी किस फॉर्म में पाए जाते हैं, फास्फोलिपिड में पाए जाते हैं। इस प्रकार ये बाइलेयर होता है, कैसा होता है भाई, बाइलेयर। इस प्रकार से ये लिपिड्स के मॉलिक्यूल्स हैं और सिंपल सी बातें हैं, ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। नीट के एग्जाम स्टूडेंट्स को बायोलॉजी के 90% आप लोगों के सही करवा देंगे। तो ये तो हेड्स हो जाएगा और देखो ये हो जाएगा टेल, ये दोनों क्या हैं, टेल हैं, टेल, ठीक है। और ये क्या हो गया वापस, हेड, ठीक है। हेड जो होते हैं ना वह क्या होते हैं भैया, हाइड्रोफिलिक होते हैं, हाइड्रोफिलिक एंड, हाइड्रोफिलिक एंड, हाइड्रोफिलिक एंड। और ये क्या होते हैं, हाइड्रोफोबिक होते हैं, हाइड्रोफोबिक, हाइड्रोफोबिक होते हैं और नॉन पोलर होते हैं। क्या होते हैं बच्चा, नॉन पोलर होते हैं, ये ध्यान में रखना। और ख़ास बात क्या है कि ये जो है ना वह इनर साइड, ये दोनों लेयर जो होती है, ये फर्स्ट लेयर बाई लेयर बनाती है, दोनों की लेयर हो गया ना, इसको क्या कहेंगे भाई, बाई लेयर कहेंगे। क्या कहेंगे, बाई लेयर, ये ध्यान में रखना। और जो टेल जो होती है ना वो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स की बनी होती है। किसकी बनी होती है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स की बनी होती है। ये ध्यान में रखना कि टेल जो होगी वो किसकी बनी होगी, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स की बनी होती है। पोलर टेल्स आर फॉर्म्ड बाय सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, ठीक है ना, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स की ये बनी होती है। बहुत सारी बातें हैं लेकिन एनसीईआरटी हम लोग देख रहे हैं। नेक्स्ट देखिए, सेल मेम्ब्रेन आल्सो पजेस कार्बोहाइड्रेट, मैंने बता दिया था, ये वही पेज चल रहा है 130 नंबर पेज। सेल मेम्ब्रेन क्या पाए जाते हैं भाई, कार्बोहाइड्रेट भी इनमें पाया जाता है। इन ह्यूमन बींग्स द मेम्ब्रेन ऑफ इरिथ्रोसाइट्स, इरिथ्रोसाइट्स किसे कहते हैं, आरबीसी को कहते हैं। लाल रक्त कणिकाएं जो होती है उनको अपन क्या कहते हैं, इरिथ्रोसाइट कहते हैं। आरबीसी,
आरबीसी का दूसरा नाम क्या है? इरिथ्रोसाइट्स, ध्यान में रखना। और इरिथ्रोसाइट्स जो होते हैं उनमें प्रोटीन्स जो होता है, ये इंपॉर्टेंट पर्सन है, क्वेश्चन नंबर इंपॉर्टेंट। प्रोटीन्स और लिपिड, प्रोटीन्स होते हैं 52% और लिपिड्स होते हैं 40%। दोनों मिलकर के कितना पार्ट बनाते हैं? 92%। बाकी कार्बोहाइड्रेट वगैरह पाए जाते हैं किसमें? सेल मेम्ब्रेन में। सेल मेम्ब्रेन ऑफ आरबीसी कौन सा? लिपिड ज्यादा पाया जाता है या प्रोटीन ज्यादा पाया जाता है? तो आप बताएंगे भाई प्रोटीन्स ज्यादा पाया जाता है। कितना होता है प्रोटीन? प्रोटीन होता है 52%। लिपिड कितना होता है? 40%। लगभग अप्रोक्सीमेटली 52% प्रोटीन्स आर प्रेजेंट इन आरबीसी सेल मेम्ब्रेन एंड 40% लिपिड्स आर फाउंड या फाइंड या प्रेजेंट इन आरबीसी सेल मेम्ब्रेन। लिपिड्स कितना परसेंट? 52% और 40%। और प्रोटीन्स जो होते हैं ना वो 52% पाए जाते हैं। ये आप ध्यान में रखना, इंपॉर्टेंट पर्सन बनता है, गलत मत कर देना इस बात को। फिर प्रोटीन्स देखिए, दो प्रकार के प्रोटीन्स है, मैंने कहा था, एक तो इंटीग्रल प्रोटीन्स और दूसरा पेरिफेरल प्रोटीन्स। इंटीग्रल प्रोटीन्स व पेरिफेरल प्रोटीन्स दोनों बातें हैं, ध्यान से देखना। सिंपल सी बात है वैसे कि इंटीग्रल प्रोटीन्स जो होते हैं वो पार्शली और टोटली, इंटीग्रल प्रोटीन्स आर पार्शली और टोटली बरीड इन द मेम्ब्रेन। आंशिक रूप से या पूर्णतया सेल में जो लिपिड की बाइलेयर जो होती है ना उसमें धसे हुए रहते हैं। कौन से? इंटीग्रल प्रोटीन्स। या तो टोटली पूरे के पूरे धसे हुए रहेंगे या फिर आंशिकतः धसे हुए रहेंगे, लेकिन उसमें डूबे रहेंगे, बाइलेयर में डूबे रहेंगे। फिर पेरिफेरल प्रोटीन्स जो होते हैं ना, पेरिफेरल प्रोटीन्स ये क्या करते हैं? ऊपरी लेयर, लाई ऑन द सरफेस ऑफ द मेम्ब्रेन। सरफेस, जो मेम्ब्रेन की जो सरफेस है उसके ऊपर ही ये पड़े रहेंगे। आप इस प्रकार से इनको बना सकते हैं। कैसे? मैंने कहा था बाइलेयर तो आप बना देना। ये बाइलेयर में बना देता हूँ भैया, फटाफट बना देते हैं इसको। ये बाइलेयर बना दो। ये तो हेड्स बना दिए मैंने, दोनों लिपिड्स ले जो है फास्फोलिपिड्स के रूप में पाए जाते। फिर मैंने कह दिया आपको कि ये बाइलेयर जो है ये किसकी है? बाइलेयर ये लिपिड लेयर है। ठीक है, ये बाइलेयर बन गई किसकी? लिपिड्स की। लिपिड्स की बाइलेयर बन गई। और इसमें जो प्रोटीन्स हो ना, वो प्रोटीन जो होते हैं या तो टोटली इसमें धसे हुए रहेंगे इस प्रकार से। ये प्रोटीन है, ये प्रोटीन जो होता है ना ये इसमें क्या रहेंगे भाई? धसे हुए रहेंगे। तो इस प्रकार का जो प्रोटीन है ना वो तो क्या कहलाएगा बच्चा? इंटीग्रल प्रोटीन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? इंटीग्रल प्रोटीन। टोटली या थोड़ा बहुत धसा हुआ रहेगा तो उसको अपन क्या कहेंगे? इंटीग्रल प्रोटीन्स कहेंगे। क्या कहेंगे? इंटीग्रल प्रोटीन्स कहेंगे। इसके अलावा जो लेयर के ऊपर जो ऊपर ही प्रोटीन्स रखे हुए हैं उनको क्या कहेंगे भैया? ये प्रोटीन हो गया ऊपर, ये भी प्रोटीन है, ये भी प्रोटीन है। तो इस प्रकार का जो प्रोटीन है उसको क्या कहेंगे? पेरिफेरल प्रोटीन्स कहेंगे। ये इंटीग्रल प्रोटीन्स हो गए, ये पेरिफेरल प्रोटीन हो गए। ठीक है ना, पेरिफेरल प्रोटीन हो गए, पेरिफेरल प्रोटीन्स हो गए। ठीक है, इंटीग्रल प्रोटीन्स और पेरिफेरल प्रोटीन्स। पेरिफेरल प्रोटीन्स लाई ऑन द सरफेस ऑन द मेम्ब्रेन, ये सरफेस के ऊपर। इसके अलावा इसमें जो शुगर के भी वो भी पाए जाते हैं, शुगर के, पॉलीसेकेराइड्स के, ये इसके ऊपर मॉलिक्यूल्स भी पाए जाते हैं। नेक्स्ट और देखेंगे फ्लूइड मोजेक मॉडल। ये भी पेज नंबर 132 का पर्सन यहां से स्टार्ट हो रहा है। पेज नंबर 132 यहां से चालू होगा। और क्या खास बातें हैं ध्यान में रखेंगे। एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं अपन, क्या पढ़ रहे हैं? एनसीईआरटी फ्लूइड मोजेक मॉडल। ये बहुत बार आता है, इसको आप एफएम मॉडल ध्यान में रखेंगे। एफएम मॉडल, एफएम मॉडल, एफएम आता है ना रेडियो पे। एफएम मॉडल क्या है? एफएम मॉडल जो होता है उसको कौन कहता है? एफएम पे सिंगर होते हैं। क्या होता है? सिंगर। ठीक है, और सिंगर क्या करते हैं? गीत गाते हैं। और कौन सा गीत गाते हैं? निकला गाड़ी लेके। तो सिंगर निकोलसन, सिंगर व निकोलसन ने यह मॉडल दिया गया। ठीक है, इंप्रूव मॉडल है सबसे, प्लाज्मा झिल्ली का सबसे इंप्रूव मॉडल या लेटेस्ट मॉडल या मॉडर्न मॉडल जो है वह कौन सा है? जो
सेल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट करता है वह यही है सर्वमान्य मॉडल, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल किसके द्वारा दिया गया? प्रोपोज्ड बाय सिंगर एंड निकोलसन। किसके द्वारा दिया गया? सिंगर एंड निकोलसन के द्वारा फ्लूइड मोज़ेक मॉडल दिया गया। ये ध्यान में रखेंगे, एनसीईआरटी कह रही है आपकी। कब दिया गया? इन 1972। कब दिया गया भाई? 1972 में यह मॉडल दिया गया। फिर एक अकॉर्डिंग टू दिस, इसके अनुसार क्या है? नेचर ऑफ लिपिड्स। देखिए ये खास बात है, नेचर ऑफ लिपिड्स कौन सी होती है? इसके नेचर क्वासी फ्लूइड नेचर, अर्ध तरल, आधा मतलब गाढ़ा तरल जो होता है, तरल पदार्थ क्वासी फ्लूइड नेचर के रूप में होते हैं। क्या जो लिपिड्स जो होते हैं वो क्वासी फ्लूइड नेचर उसका होता है, अर्ध तरल रूप में लिपिड्स पाए जाते हैं। और इनमें जो प्रोटीन्स जो होते हैं ना वो गति कर सकते हैं, लेटेरियल मूवमेंट इनका होता है प्रोटीन्स का। तो भाई बहुत बार ये प्रश्न आता है, क्या ये क्वेश्चन यहां से बन गया है, प्रोटीन्स इनेबल्स लेटेरियल मूवमेंट ऑफ प्रोटीन्स, लेटेरियल मूवमेंट्स ऑफ प्रोटीन विच विथ इन द ओवरऑल बाइलेयर ऑफ लिपिड्स ड्यू टू, किसके कारण भाई? क्या है? लेटेरियल मूवमेंट ऑफ प्रोटीन्स। प्रोटीन्स का जो लेटेरियल मूवमेंट किसके कारण से होता है? तो आप बताएंगे उसका कारण क्या है? क्वासी फ्लूइड नेचर ऑफ लिपिड्स, क्वासी फ्लूइड नेचर ऑफ लिपिड्स। ठीक है, लिपिड्स का क्वासी फ्लूइड नेचर होने के कारण और क्या इंपॉर्टेंस हो जाती है और कौन कौन से काम जो होते हैं वो संपन्न होते हैं सेल्स के? तो देखिए दूसरा काम जो होता है ना, सेल ग्रोथ। अदर इंपॉर्टेंस ऑफ क्वासी फ्लूइड नेचर ऑफ लिपिड्स, तो सेकंड कौन सा आ जाएगा? सेल ग्रोथ। सेल ग्रोथ जो होती है, बहुत बढ़िया प्रश्न है, सेल ग्रोथ जो होती है वह भी किसके कारण संभव हो पाती है? क्वासी फ्लूइड नेचर के कारण। किसके? क्वासी फ्लूइड नेचर किसका? लिपिड्स का। और फॉर्मेशन ऑफ इंटरसेल्यूलर जंक्शन, इंटरसेल्युलर जंक्शन का फॉर्मेशन भी क्वासी फ्लूइड नेचर के कारण होता है। सीक्रेशन का फंक्शन भी क्वासी फ्लूइड नेचर के कारण होता है। एंडोसाइटोसिस भी किसके कारण होता है? लिपिड्स के क्वासी फ्लूइड नेचर के कारण होता है। और सेल डिवीजन भी जो होता है ना वह किसके कारण होता है? क्वासी फ्लूइड नेचर के कारण होता है। ये बात ध्यान में रखेंगे। सेल ग्रोथ, फॉर्मेशन ऑफ इंटरसेल्युलर जंक्शन, सीक्रेशन, एंडोसाइटोसिस एंड सेल डिवीजन, ठीक है, ड्यू टू क्वासी फ्लूइड नेचर ऑफ लिपिड्स। ओके, नेक्स्ट देखेंगे आप। नेक्स्ट क्या है? फंक्शंस ऑफ सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन के क्या क्या कार्य हैं? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, वैसे सिंपल है लेकिन फिर भी आपको ध्यान देना यहां पर जरूरी है। देखिए, व्हाट इज पैसिव ट्रांसपोर्ट? व्हाट इज पैसिव ट्रांसपोर्ट? तो आप क्या बताएंगे कि मेनी मॉलिक्यूल्स कैन मूव ब्रीफली across the membrane without any requirement of energy, without any requirement of energy, ठीक है। This type of transportation is called passive transport। मतलब क्या होता है कि कई मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो प्लाज्मा झिल्ली या कोशिका झिल्ली के इधर से उधर जाते हैं, लेकिन उसमें किसी भी प्रकार की एनर्जी कंजप्शन नहीं होता है, किसी भी प्रकार का एनर्जी कंजप्शन नहीं होता है, किसी भी प्रकार की ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती है, विदाउट एनी रिक्वायरमेंट्स ऑफ एनर्जी। तो इस प्रकार का जो ट्रांसपोर्टेशन है, इस प्रकार का जो अणुओं का परिवहन है वह क्या कहलाता है? पैसिव ट्रांसपोर्ट या निष्क्रिय परिवहन। पैसिव ट्रांसपोर्ट या निष्क्रिय परिवहन इसको कहेंगे, क्योंकि इसमें ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती है, एनर्जी रिक्वायरमेंट्स नहीं होती है, विदाउट एनी रिक्वायरमेंट्स ऑफ एनर्जी, ठीक है ना। ट्रांसपोर्ट ऑफ मॉलिक्यूल्स बाय सेल मेम्ब्रेन विदाउट एनी रिक्वायरमेंट ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड पैसिव ट्रांसपोर्ट, ठीक है। और देखिए नेक्स्ट खास बात क्या है कि न्यूट्रल सॉल्यूट्स जो होते हैं, न्यूट्रल सॉल्यूट्स जो होते हैं जो कि उदासीन प्रकृति के होते हैं, ना पॉजिटिव चार्ज होते हैं ना नेगेटिव चार्ज होते हैं, पोलर नहीं होते हैं, तो उनको क्या कहते हैं अपन? न्यूट्रल सॉल्यूट्स कहते हैं। मे मूव अक्रॉस द मेम्ब्रेन बाय द प्रोसेस ऑफ सिंपल डिफ्यूजन। मतलब पूछ लेते हैं कि न्यूट्रल साल्ट जो है उनका ट्रांसपोर्टेशन कौन से मेथड के द्वारा सेल मेम्ब्रेन के द्वारा होता है? तो आप क्या बताएंगे?
न्यूट्रल साल्ट्स का जो ट्रांसपोर्टेशन होता है सिंपल डिफ्यूजन के द्वारा होता है। इंपॉर्टेंट है, प्रश्न बनता है, ये भी क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन है, ठीक है। सिंपल डिफ्यूजन के द्वारा उसमें क्या होता है, ये सोल्यूट्स जो होते हैं वो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर मूव करते हैं, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर मूव करते हैं। ऑस्मोसिस भी क्या होता है, ये ऑस्मोसिस में भी क्या होता है कि भाई एनर्जी रिक्वायरमेंट्स नहीं होती है, और वाटर जो होता है ना वो इसमें वाटर, ओनली वाटर, और किसी मॉलिक्यूल्स की बात नहीं करेंगे, सिर्फ वाटर की अगर बात करें, अगर वाटर के मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर जाएं सेल मेम्ब्रेन के थ्रू, तो इसको हम क्या कहेंगे, ओस्मोसिस कहेंगे। क्या कहेंगे, ओस्मोसिस कहेंगे, डिफ्यूजन नहीं कहेंगे। अगर जल के अणु कोशिका झिल्ली के पार इधर से उधर या उधर से इधर उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर गमन करते हैं, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर गमन करते हैं, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर मूव करते हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं, ओस्मोसिस कहते हैं। मतलब यहां पर क्या है, मूवमेंट ऑफ वाटर बाय डिफ्यूजन, मूवमेंट ऑफ वाटर बाय डिफ्यूजन इज कॉल्ड ओस्मोसिस। ये बढ़िया प्रश्न है। फिर देखिए क्वेश्चन यहां से भी बनता है, पोलर मॉलिक्यूल्स, इनका ट्रांसपोर्टेशन किस प्रकार से होता है। देखिए ये क्या है, पोलर मॉलिक्यूल्स है, ये न्यूट्रल सॉल्यूट्स हैं, ठीक है। तो पोलर मॉलिक्यूल्स कैन नॉट पास थ्रू द नॉन पोलर लिपिड बाइलेयर। नॉन पोलर लिपिड्स की जो नॉन पोलर बाइलेयर है, यहां से पोलर मॉलिक्यूल्स नहीं जा सकते, कैन नॉट पास थ्रू नॉन पोलर लिपिड बाइलेयर। दे रिक्वायर्ड, उनको किसकी आवश्यकता होती है, तो ये खास बात है कैरियर प्रोटीन्स की। किसकी आवश्यकता है, कैरियर प्रोटीन्स की। ये खास बात ध्यान में रखनी है, इंपॉर्टेंट है। और ये प्रश्न अगर आ जाता है तो नीट में ये लोगों का गलत हो सकता है, लेकिन आपका गलत नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं, एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं। जो स्टूडेंट एनसीईआरटी पढ़ता है उसका प्रश्न गलत नहीं होता है, प्रश्न उन्हीं का गलत होता है जो बड़े इंस्टीट्यूट के नोट्स पढ़ते हैं। ध्यान में रखना इस बात को। तो आप इसको ध्यान से देखें कि पोलर मोलिक्यूल्स कैन नॉट बी पास थ्रू द नॉन पोलर लिपिड बाइलेयर, ठीक है। दे रिक्वायर्ड कैरियर प्रोटीन्स ऑफ द मेम्ब्रेन, दे रिक्वायर्ड कैरियर प्रोटीन्स ऑफ द मेम्ब्रेन टू फैसिलिटेट देयर ट्रांसपोर्ट अक्रॉस द मेम्ब्रेन, ठीक है। दिस टाइप ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इज कॉल्ड फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। यह ध्यान में रखना, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। अब एग्जाम में किस प्रकार से प्रश्न पूछा जा सकता है कि आप लोगों से पूछ ले कि पोलर मॉलिक्यूल्स जो होते हैं उनका ट्रांसपोर्टेशन किसके द्वारा होता है। पोलर मॉलिक्यूल्स का ट्रांसपोर्टेशन किसके द्वारा होता है, कैरियर प्रोटीन्स के द्वारा होता है। क्या कहलाता है, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन कहलाता है। क्या कहलाता है, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन कहलाता है। और आप लोग से पूछ ले न्यूट्रल सॉल्यूट्स का ट्रांसपोर्टेशन किसके द्वारा होता है। न्यूट्रल सॉल्यूट्स जो होते हैं उनका ट्रांसपोर्टेशन सिंपल डिफ्यूजन के द्वारा होता है। न्यूट्रल सॉल्यूट्स का ट्रांसपोर्टेशन किसके द्वारा, सिंपल डिफ्यूजन के द्वारा। पोलर मॉलिक्यूल्स का ट्रांसपोर्टेशन किसके द्वारा, कैरियर प्रोटीन्स के द्वारा। किसके द्वारा, कैरियर प्रोटीन्स के द्वारा ट्रांसपोर्टेशन होता है। क्या कहलाती है ये प्रोसेस, क्या कहलाता है, तो आप बताएंगे फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चा, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन कहलाता है। तो नेक्स्ट और चलते हैं। अब एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है कि जब ट्रांसपोर्टेशन प्रोसेस में एटीपी की आवश्यकता पड़े, एनर्जी की आवश्यकता पड़े। एक बात तो ये कि जब ऐसा ट्रांसपोर्टेशन प्रोसेस जिसमें कि एनर्जी की आवश्यकता पड़ती है, ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है, बात समझ में आ गई, एटीपी की आवश्यकता पड़ती है। दूसरी बात क्या है कि वह ट्रांसपोर्टेशन जो होता है ना, वो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट जो होता है उसके जस्ट अपोजिट होता है। कंसंट्रेट ग्रेडियंट के जस्ट अपोजिट, यानी कि हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर नहीं होता, लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की ओर होता है। तो इस प्रकार का जो ट्रांसपोर्टेशन कहलाता है वह क्या कहलाता है भाई, एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहलाता है। क्या कहलाता है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहलाता है। ये आपको सबको पता है। ए फ्यू आइंस और मॉलिक्यूल्स, याद रखना ए फ्यू आइंस हैं, ज्यादातर नहीं, मैक्सिमम आइंस नहीं, ए फ्यू आइंस। ध्यान रखना, एक सिंपल सी बात है, ए फ्यू आइंस। ये आपको नोट करना है कि अगर गलत सेंटेंस आपको चूज करवाए, ठीक है ना, फॉल्स सेंटेंस आपको चूज करवाए, तो ए फ्यू की जगह मेनी लिख सकता है। ए फ्यू की जगह क्या लिख सकता है, मेनी लिख सकता है। तो ए फ्यू आइंस, आइन और मॉलिक्यूल्स आर ट्रांसपोर्टेड across the membrane against their concentration gradient, ठीक है, against their
कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, ठीक है, फ्रॉम देयर हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, फ्रॉम देयर हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, ठीक है। यहां पर क्या है, लोअर कंसंट्रेशन टू, फ्रॉम देयर लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन। यहां पर क्या लिखेंगे, लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की ओर, समझ गए। ये आपको यहां पर चेंज करना है, हायर कंसंट्रेशन की ओर गमन करते हैं। सच ए ट्रांसपोर्ट इज एन एनर्जी डिपेंडेंट प्रोसेस, यह है इस प्रकार का ट्रांसपोर्ट जो है इज एन एनर्जी डिपेंडेंट प्रोसेस, एनर्जी की आवश्यकता पड़ती है, मैंने बता दिया। इन विच एटीपी इज यूटिलाइज्ड, एटीपी का उपयोग होता है, एंड इज कॉल्ड एक्टिव ट्रांसपोर्ट, और यह क्या कहलाता है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहलाता है। दो बातें निकल करके आई हैं, एक तो लोअर कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की ओर इनका ट्रांसपोर्टेशन होता है। किसकी आवश्यकता पड़ती है, एटीपी की आवश्यकता पड़ती है। किसकी आवश्यकता पड़ती है, एटीपी की आवश्यकता पड़ती है। एनर्जी जो है ना, एनर्जी डिपेंडेंट प्रोसेस है, एनर्जी डिपेंडेंट प्रोसेस है। एटीपी की आवश्यकता होती है, लोअर कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन की ओर ट्रांसपोर्टेशन होता है। तो इस प्रकार का ट्रांसपोर्टेशन क्या कहलाता है, एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन कहलाता है। और एग्जांपल क्या है, सोडियम पोटेशियम पंप किसका एग्जांपल है, एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन का एग्जांपल क्या है, सोडियम पोटेशियम पंप, ठीक है। सोडियम पोटेशियम पंप एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन का एग्जाम्पल है। मतलब आपने दो तीन बातें रीड की हैं कि अगर आपको न्यूट्रल सॉल्यूट्स का ट्रांसपोर्टेशन पूछे तो आंसर आएगा सिंपल डिफ्यूजन। न्यूट्रल सॉल्यूट्स जो है वो सिंपल डिफ्यूजन के द्वारा, ठीक है। वाटर का पूछे तो ओस्मोसिस के द्वारा, और पोलर मॉलिक्यूल्स का पूछे तो कैरियर प्रोटीन या फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के द्वारा, और सोडियम पोटेशियम पंप का ट्रांसपोर्टेशन पूछे तो क्या बताएंगे, एक्टिव ट्रांसपोर्ट के द्वारा। ये बात आप ध्यान में रखेंगे, बहुत बढ़िया प्रश्न यहां से बनता है। अब देखिए सेल वॉल के बारे में थोड़ी सी बात, आपके ज्यादा नहीं है, बहुत कम मटेरियल, स्टडी मटेरियल बहुत कम है, लेकिन इंपॉर्टेंट है, बहुत कम है लेकिन इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। इसके अलावा बाहर से कोई भी प्रश्न आपकी पेपर में नहीं घुसेगा। एनसीईआरटी है ना, तो आप पढ़ें एनसीईआरटी को। देखिए सेल वॉल जो होती है इन एल्गी, कोशिका भित्ति जो होती है उनमें क्या होता है, ये खास बात है, ध्यान रखना है कि एल्गी जो होती हैं, शैवाल जो होते हैं, उनकी सेल वॉल जो होती है किससे बनी होती है, सेल्यूलोज पाया जाता है। सेल्यूलोज तो भैया इसमें भी पाया जाता है, प्लांट्स में भी, अदर प्लांट्स जो होते हैं ना एल्गी के अलावा उनमें भी पाया जाता है। गैलेक्टॉन्स पाए जाते हैं इसमें, मेनान्स पाए जाते हैं, और कैल्शियम कार्बोनेट पाए जाते हैं। देखो मेनेंस, गैलेक्टेंस, सेल्यूलोज और कैल्शियम कार्बोनेट किसमें पाया जाता है, एल्गी में पाया जाता है। लेकिन जो प्लांट्स जो होते हैं उनमें क्या पाया जाता है भाई, सेल्यूलोज पाया जाता है, हेमी सेल्यूलोज पाया जाता है, पेक्टिन्स पाए जाते हैं और प्रोटीन्स पाए जाते हैं। मतलब सेल्यूलोज CHC, ठीक है, PP पेक्टिन्स और PP प्रोटीन्स, पेक्टिन्स और प्रोटीन CHC PP, ठीक है। सेलुलोज, हेमिसेलुलोज, पेक्टिन्स और प्रोटीन्स याद रखना है, कोई भी मिसमैच नहीं होना चाहिए। पेक्टिन्स यहां पर नहीं आने चाहिए, प्रोटीन्स इधर नहीं आने चाहिए, इधर आ गए तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। सेलुलोज है, गैलेक्टेंस है, गैलेक्टेंस, मेनेंस, मिनरल्स में कौन सा, कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। कैल्शियम कार्बोनेट जो है किस में पाया जाता है, एल्गी में पाया जाता है। कौन कौन से, सेलुलोज है, गैलेक्टेंस है, मेनेंस है और कैल्शियम कार्बोनेट है। इधर सेलुलोज है, एल्गी, अदर प्लांट्स में एल्गी, जैसे एल्गी के अलावा सेलुलोज है, हेमिसेलुलोज है, पेक्टेंस है और प्रोटीन्स हैं, ठीक है। काइटिन जो पाया जाता है वो जनरली फंजाई में पाया जाता है। बात समझ में आ गई। नेक्स्ट देखिए, द सेल वॉल ऑफ यंग प्लांट सेल्स। अब खास बात है कि सेल वॉल जो होती है वह आपको पता है नॉन लिविंग होती है। क्या होती है बच्चा, नॉन लिविंग होती है। इतनी सी बात ही ध्यान में रखें, ज्यादा रामायण याद करने की जरूरत नहीं है, ज़्यादा इसका टॉपिक याद करने की जरूरत नहीं है। जो एनसीईआरटी में वो याद कर लीजिए पहले कि नॉन लिविंग होती है सेल वॉल, लेकिन द सेल वॉल ऑफ ए यंग प्लांट,
जो यंग प्लांट सेल जो होती है, जो अभी अभी सेल जो बनी है उसकी सेल वॉल जो होती है ना वो लिविंग होती है, ये ध्यान में रखना, जीवित होती है वह। और उसको अपन क्या कहते हैं, प्राइमरी सेल वॉल कहते हैं, प्राइमरी वॉल या प्राइमरी सेल वॉल कहते हैं। प्राइमरी सेल वॉल कौन सी कहलाती है कि द सेल वॉल ऑफ यंग प्लांट सेल्स इज कॉल्ड प्राइमरी सेल वॉल, ठीक है। और प्राइमरी सेल वॉल जो होती है इज केपेबल ऑफ ग्रोथ, और इसमें ग्रोथ होती है, ग्रोथ करने की इसकी क्षमता होती है, यह लिविंग होती है, ध्यान रखना इस बात को। नेक्स्ट और देखिए कि पेज नंबर 132 में हम पहुंच गए हैं। पेज नंबर 132 की खास बात क्या है, सेकेंडरी सेल वॉल क्या होती है कि जब इज फॉर्म्ड ऑन द इनर टुवर्ड्स मेम्ब्रेन साइड ऑफ द सेल, मतलब जो प्राइमरी सेल वॉल है, प्राइमरी वॉल है, यह क्या करती है अंदर की तरफ, जैसे मान लीजिए डायग्राम में बना देते हैं भाई, ये सेल है और ये प्राइमरी सेल वॉल है, इसके अंदर की ओर, इस प्राइमरी अंदर की ओर जो है सॉरी अंदर की ओर जो है एक और सेल वॉल का निर्माण हो जाता है अंदर की ओर, ठीक है। इस सेल वॉल को हम क्या कहेंगे बच्चा, सेकेंडरी सेल वॉल, इसको क्या कहेंगे, सेकेंडरी वॉल या सेकेंडरी सेल वॉल कहेंगे। प्राइमरी वॉल ये ऊपर वाली जो है वो प्राइमरी सेल वॉल है, और नीचे वाली अंदर की तरफ ये प्राइमरी सेल वॉल है। प्राइमरी वॉल, ठीक है, ये न्यूक्लियस है। तो प्राइमरी और सेकेंडरी, इसके बाहर एक और सेल वॉल पाई जाती है जिसको अपन क्या कहते हैं, ये यहां पर दूसरी सेल आएगी, दूसरी सेल की ये देखो यहां पर जो सेल जो वॉल आएगी इसको क्या कहते हैं, मिडिल लेमिला कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चा, मिडिल लेमिला कहते हैं। और दूसरी सेल जो होती है ना, दूसरी सेल जो होती है उसकी प्राइमरी सेल वॉल यहां पर होती है, प्राइमरी वॉल, ये दूसरी यहां पर सेल स्टार्ट हो गई, ठीक है। और फिर इसके अंदर की ओर क्या हो गई बच्चा, ये सेकेंडरी सेल, अरे कलर आ जा भैया, ये सेकेंडरी सेल वॉल इसके अंदर हो गई। मतलब ये ध्यान में रखना, यह क्या है, यहां पर भी न्यूक्लियस हो गया, यहां पर भी क्या हो गया, न्यूक्लियस हो गया। तो इस प्रकार से ये जो बीच में मैंने व्हाइट व्हाइट, अब इसके बाहर, सबके बाहर क्या आ जाएगा भैया, ये आ जाएगी मिडिल लेमिला। क्या आ जाएगी भाई, मिडिल लेमिला है, मतलब मिडिल लेमिला, मिडिल लेमिला ये होती है बाहर की तरफ प्राइमरी वॉल। फिर यह प्राइमरी वॉल जो होती है, प्राइमरी सेल वॉल जो होती है, ये अंदर की ओर सीक्रेट करती है क्या, सेकेंडरी सेल वॉल बनाती है। सेकेंडरी सेल वॉल के फिर प्राइमरी सेल वॉल जो होती है उसके बाहर क्या होती है, मिडिल लेमिला होती है। ये क्या है, मिडिल लेमिला होती है। दूसरी सेल अगर यहाँ पर है तो ये मिडिल लेमिला बन जाएगी। फिर ये सेल जो होती है ना वो आपस में जुड़ जाती हैं, ये ध्यान में रखना। अगर नहीं है तो मिडिल लेमिला यहाँ पर दिखाई नहीं देगी, ऊपरी सेल जो है, ऊपर कोई सेल ही नहीं है तो मिडिल लेमिला कहाँ से आएगी। तो देखिए, ये देखिए इसमें, फिर ये जो प्राइमरी सेल वॉल जो है ना वो वापस किसमें, नॉन लिविंग में बदल जाती है। इधर वापस दूसरी सेल अगर आ जाती है तो वही गणित यहाँ पर इस प्रकार की हो जाती है। ये आप समझे बात को कि सेकेंडरी सेल वॉल जो होती है इज फॉर्म्ड ऑन द इनर टुवर्ड्स मेम्ब्रेन साइड, सेल मेम्ब्रेन के साइड ये सेल वॉल बनती है, साइड ऑफ द सेल वॉल। फिर अंदर के अंदर क्या होती है भाई, सेल मेम्ब्रेन हो जाती है। फिर यहाँ पर अंदर के अंदर कौन सी होगी, ये अंदर सेल मेम्ब्रेन हो जाएगी। ये इस बात को ध्यान से सुनना आप, तीन बात भाई, अंदर की अंदर, सबसे अंदर तो कौन सी हो गई, सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। इसके बाद में सेकेंडरी, इसके बाद में होगी ये ग्रीन आपको दिख रहा है सेकेंडरी वॉल। फिर इसके बाहर येलो जो दिख रही है उसको क्या कहेंगे, प्राइमरी वॉल, ठीक है। और इधर ये कौन सी आ गई भाई, मिडिल लेमिला, वाइट दिख रही है, ये मिडिल लेमिला आ जाएगी दो सेल्स के बीच में। मिडिल लेमिला के अंदर की तरफ प्राइमरी वॉल,
फिर सेकेंडरी वॉल, इधर भी प्राइमरी वॉल, फिर सेकेंडरी वॉल, फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये अंदर की ओर प्लाज्मा मेम्ब्रेन और आ जाएगी, ये ध्यान में रखना। इस प्रकार का स्ट्रक्चर प्लांट सेल्स में पाया जाता है। तो मिडिल लेमेला क्या होते हैं, किसकी बनी होती है, मेनली ऑफ कैल्शियम पैक्टेट, ये ध्यान में रखना, सीपी की बनी होती है मिडिल लेमेला। किसकी बनी होती है, सीपी। तो मिडिल लेमेला मेनली ऑफ कैल्शियम पैक्टेट, कैल्शियम पैक्टेट की बनी होती है और दो सेल्स जो होती है ना उसको चिपकाने का कार्य करती हैं। किसका कार्य करती हैं, दो सेल्स को चिपकाने का कार्य करती हैं। देखिए विच होल्ड्स का मतलब जोड़े रखना, ग्लूज चिपकाए रखना, द डिफरेंट नेबरिंग सेल्स टुगेदर, डिफरेंट नेबरिंग सेल्स जो होती हैं उनको आपस में चिपकाए रखती हैं, आपस में जोड़े रखती हैं। द मिडिल लेमेला एंड सेल वॉल में बी ट्रेवर्स्ड बाय प्लाज्मोडेस्मेटा, ये भी इंपॉर्टेंट है। प्लाज्मोडेस्मेटा जो होती है वो सेल वॉल जो होती है ना, मिडिल लेमेला व सेल वॉल में पाई जाती है। मिडिल लेमेला में भी प्लाज्मोडेस्मेटा पाए जाते हैं और सेल वॉल में भी प्लाज्मोडेस्मेटा पाए जाते हैं। ये क्या करते हैं, विच इज कनेक्ट द साइटोप्लाज्म, ये साइटोप्लाज्म से जुड़े हुए तंतु होते हैं प्लाज्मोडेस्मेटा, ठीक है ना। नेबरिंग सेल्स के जो साइटोप्लाज्म जो है वो एक दूसरे का इसमें से आदान प्रदान होता है, आता जाता रहता है। इसमें साइटोप्लाज्म में स्थित जो कुछ जो मॉलिक्यूल्स हैं वो एक दूसरे के साइटोप्लाज्म में गति होती है, किसके द्वारा, प्लाज्मोडेस्मेटा के द्वारा। प्लाज्मोडेस्मेटा कहाँ पर पाए जाते हैं, मिडिल लेमेला में पाए जाते हैं और सेल वॉल में पाए जाते हैं। ये बात ध्यान में रखना, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। लास्ट जो पॉइंट है वह क्या है, अच्छा ये खास बात आपने इसमें रीड कर लिया भैया। देखो ये हो गया है प्लाज्मोडेस्मेटा, ठीक है। तो नेक्स्ट और अपन देखेंगे अगली क्लास में, तब तक आप पढ़ें, आगे बढ़ें। थैंक यू, धन्यवाद।